हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रिपल ए ब्राइट एकेडमी यूट्यूब चैनल। और आज हम इस वीडियो में देखेंगे पटवारी का प्रीवियस पेपर पटवारी का, जिसमें 2023 का पेपर है। इंग्लिश का क्या लेवल रहा है और इंग्लिश किस तरह से कंट्रीब्यूट करती है। तो देखिए, पटवारी के इस पेपर में सबसे पहला क्वेश्चन बेस्ड ऑन स्पेलिंग या वोकैबुलरी का पार्ट कह सकते हैं आप, कि इतने इजी वर्ड्स थे तो मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत आई होगी कि जैसे इतने आसान वर्ड्स अगर पूछ ले वो हमसे, तो मिस स्पेल्ड वर्ड का मतलब है जो गलत हो, जो स्पेलिंग गलत हो वो हमने फाइंड आउट करना है। तो फर्नीचर FURNITUR ठीक है ना, डजन भी ठीक है, ऑफिस भी ठीक है। तो प्रॉब्लम किस में थी? अल्फ़ाबेट के स्पेलिंग में प्रॉब्लम है, तो अल्फ़ाबेट का स्पेलिंग गलत है यहाँ पर। ये फर्स्ट वर्ड का आंसर हुआ बी ऑप्शन, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बी हुआ। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन याद है आपको? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, यानी कि एक लाइन या एक सेंटेंस जैसा फॉर्म होता है, उसको रिप्लेस कर जाएगा एक वर्ड, ये ढूंढना है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अ लिस्ट ऑफ नेम ऑफ बुक्स, ये देखिए बुक्स की वजह से ये वर्ड, ये आंसर जो है वो डिफरेंट जाएगा। पहला ऑप्शन देखिए इंडेक्स। इंडेक्स क्या होता है? एक टॉपिक्स का अरेंजमेंट अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, एक तरह का कह लो इंडिकेटर है, एक तरह का मतलब कह लो लिस्ट है, लेकिन वो टॉपिक्स का हो सकता है। तो ये इसका बुक्स से कोई ख़ास लेना देना नहीं है। फिर कंटेंट लिस्ट भी सेम ही जाएगा ना, लिस्ट कंटेंट की लिस्ट दी हुई है। और जो इटिनरी है वो क्या होता है, एक तरह से ना इसका भी मीनिंग जो है इससे मैच क्यों नहीं करता, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं रूट की बात करता है, जर्नी के रूट की, तो हम इसको भी इससे नहीं मैच कर सकते। तो ये तीनों वर्ड्स बिल्कुल भी मैच नहीं करते हमारे गिवन क्वेश्चन के साथ। सो लिस्ट ऑफ कह लीजिए बुक्स जो है वो, नेम ऑफ बुक्स जो है वो कौन है? कैटलॉग। तो जब आपको ये पता होगा तो आपके लिए बहुत आसान होगा, सेकंड्स में सॉल्व हो जाएगा। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस और स्पेलिंग्स वाला क्वेश्चन आपका पहला और दूसरा क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन जो था ग्रामर बेस्ड था। और ग्रामर जो हम रोज़ पढ़ते हैं, अगर नहीं पढ़ेंगे ग्रामर के बहुत सारे पॉइंट्स से हमने अवेयर नहीं होंगे। ये इतना सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन सिर्फ उस बच्चे के लिए जिसने पॉइंट सीखा होगा, जिसने पॉइंट समझा होगा। तो कैटल, एक देखिए ग्रुप ऑफ एनिमल्स होता है, तो ग्रुप ऑफ एनिमल्स कौन होता है? ग्रुप ऑफ एनिमल्स होता है हर्ड, HERD, हर्ड। और जब ये वर्ड सब्जेक्ट बनता है ना, तो वर्ब क्या आती है? इज आती है। ये यूनिटी की बात करता है, ये झुंड की बात करता है। तो हर्ड मीन्स झुंड, लेकिन यहाँ पे बात किसकी हुई? कैटल की। ये जो वर्ड है कैटल, द वर्ड सीम्स सिंगुलर। मैंने क्या बोला? ये वर्ड क्या है कि सिंगुलर दिखाई देता है, लेकिन ये वर्ड सिंगुलर नहीं है। देखने में सिंगुलर रहता है, एस नहीं लगाते आप इसके बाद में, बट इसके साथ हमेशा कौन सी वर्ब एग्री करती है? आर। तो कैटल झुंड नहीं होता है, झुंड की इंग्लिश होती है हर्ड। और कैटल कौन है? डोमेस्टिक एनिमल्स कह सकते हो, एनिमल्स कह सकते हो, लेकिन कैटल रहता सिंगुलर स्पेलिंग में है। तो आप देखो कैटल्स जहाँ जहाँ पर भी होगा वो गलत ही होगा ना। तो अगर आपको इतनी सी बात पता होगी तो ये क्वेश्चन आपके लिए कितना आसान है। सो कैटल कैसा वर्ड है? सिंगल दिखता है, बट यूज़ कैसा किया जाता है? प्लूरल। तो बी ऑप्शन देखिए, दीज कैटल आर माइन, बिल्कुल सही आंसर होगा बी ऑप्शन हमारा, राइट। आई होप ये क्लियर हुआ हो आपको। नेक्स्ट हर्ड होता है ना, हर्ड इज होता है, झुंड है वो। हर्ड का मतलब है ग्रुप ऑफ एनिमल्स, ग्रुप ऑफ कैटल, लेकिन कैटल होते हैं एनिमल्स, डोमेस्टिक एनिमल्स की बात करता है ये ग्रुप की बात नहीं करता। तो वर्ड का स्पेलिंग सिंगल दिखता है, लेकिन वर्ब यूज़ करते हैं इसके सामने हम हमेशा प्लूरल। डिटर्मिनर यूज़ करते हैं इसके लिए हमेशा प्लूरल। तो दीज या दोज आ सकता है इसके लिए। दिस कैटल, दैट कैटल भी रॉन्ग होगा, ठीक है। तो दीज दोज सही है। 79वां क्वेश्चन भी ग्रामर से ही जुड़ा है। ये एक ऐसी इडियोमेटिक लाइन है, एक ऐसा फ्रेजल लाइन है जिसमें ना हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड। पर बच्चा पता क्यों कंफ्यूज होता है? क्योंकि ग्लिटर्स बच्चे को कैसा दिख रहा है? स्पेलिंग प्लूरल। तो हमारे को लगता है, हम सबको ऐसा लगता है कि ग्लिटर्स एक प्लूरल सब्जेक्ट है, तो आर जाना चाहिए इसके साथ में। तो जिन्होंने सुना भी होता है ना फ्रेज, कहीं ना कहीं वो भी आर की तरफ चलना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनको लगता है अब यहाँ ग्लिटर्स आया है, जबकि ऑल दैट ग्लिटर्स ये बना पूरा सब्जेक्ट। यहाँ पे ग्लिटर्स अकेला सब्जेक्ट नहीं है, ग्लिटर्स नाउन नहीं है, ग्लिटर्स वर्ब है। सो ऑल दैट, जैसे मैं अगर सिंपल सा बताऊँ, ऑल दैट हैपन फॉर गुड, इज फॉर गुड, है ना। अगर मैं इसको और समझाना चाहूँ, ऑल दैट हैपन्स इज फॉर गुड। तो आप देखो हैपन्स क्या है? हैपन फर्स्ट फॉर्म है, जिसके लास्ट में एस लगाया मैंने। जो भी कुछ होता है, ये एक्शन है, ये नाउन नहीं है, ये वर्ब है। वैसे ये है ऑल दैट ग्लिटर्स।
ऑल मतलब सब्जेक्ट, ये रिलेटिव वर्ड है, जब हम प्रोनाउंस पढ़ते हैं उसमें आता है दैट रिलेटिव प्रोनाउन होता है, ये अपने से पहले वाले को रिप्लेस कर रहा है। सो ऑल दैट ग्लिटर नहीं हुआ, ग्लिटर्स हुआ, क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाएगा, और ग्लिटर्स फर्स्ट फॉर्म के साथ एस वर्ब में आया, तो ये पूरा सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर। आर नहीं, वर नहीं, इसके लिए वॉज वर क्यों नहीं गया, वॉज इसलिए नहीं गया क्योंकि जो भी एक यूनिवर्सल ट्रूथ होता है ना, जो भी एक मुहावरा, ईडियम, फ्रेजेस, इनमें हमेशा फर्स्ट फॉर्म आता है, इनमें पास्ट टेंस नहीं आता। याद कीजिए स्कूल के अंदर स्टोरीज़ के लास्ट में मॉरल लिखा रहता था, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ब्रेवरी गेट्स रिवॉर्ड, वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। वहाँ पे वॉज कभी नहीं लगा सकते ना, क्योंकि जितने भी ईडियम्स होते हैं, जितने भी मॉरल वैल्यूज़ बताने वाली स्टेटमेंट्स होती हैं, वो फैक्ट होती हैं, वो प्रेजेंट टेंस में होती हैं। तो वॉज कल कट गया, विल कट गया, शेल कट गया, आर तो था ही नहीं ऑप्शन में, कन्फ्यूजन होनी नहीं थी आपको। सो ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड, तो ये इसका आंसर था, इज़, बी ऑप्शन इज़ द आंसर। नाउ वी हैव क्वेश्चन 80। ये ग्रामर पर बेस्ड क्वेश्चन था, ग्रामर टेस्ट कर रहा है वो आपकी। देखिए ग्रामर पूछ रहा है, बेशक क्वेश्चन सिंपल हैं, फॉर द पर्सन हु हैज़ लर्न देम, जिसने ये पॉइंट्स लर्न किए हैं, जिनको ये पॉइंट्स मालूम है। बट अगर ये पॉइंट्स नहीं मालूम है फिर तो ये क्वेश्चंस भी आपके लिए टफ हो जाएंगे ना। तो इफ़ के साथ हमने कंडीशन बनाया, इफ़ शी विन्स द मैच, अगर वह मैच जीतती है तो ये होगा या वो होगा, यानी नेक्स्ट लाइन में क्या बनेगा, पॉसिबिलिटी ऑफ प्रेजेंट कह सकते हो, फ्यूचर कह सकते हो, सिंपल सी भाषा में बोलूँ, अगर तुम काम शुरू करते हो तो मैं मदद करूँगी। इफ़ यू स्टार्ट द वर्क, देखिए अब मैंने यहाँ पे वर्ब क्या लिया, स्टार्ट लिया ना, इफ़ यू स्टार्ट द वर्क, फिर आगे जाके क्या होगा, आई विल हेल्प यू, आई विल हेल्प यू। आई शेल भी होता है ना, लेकिन यहाँ नहीं लगा सकते आप आई शेल, क्यों, आई शेल तो फ्यूचर टेंस बनाता है, हम यहाँ फ्यूचर टेंस नहीं बना रहे, हम कह रहे हैं अगर आप काम शुरू करते हो तो मैं एक प्रॉमिस की तरह दिखाना चाह रही हूँ कि आप काम शुरू करते हो तो मैं तुम्हारी मदद करूँगी। तो आप देखो कौन सा वर्ड आया यहाँ पर, विल आया, तो शेल क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पे आई शेल तब होता अगर फ्यूचर दिखाना होता। तो इफ़ शी विन्स, विन्स आया ना, फर्स्ट फॉर्म आया, इधर भी क्या था, स्टार्ट, फर्स्ट फॉर्म आया ना, तो जब पहला कंजंक्शन इफ़ के साथ कंडीशन बनेगी, कंडीशन में अगर प्रेजेंट टेंस हो तो आगे जो पॉसिबिलिटी है वो विल से बन सकती है, कैन हो सकता है, मे हो सकता है। पॉसिबिलिटी बनाने में वहाँ माइट नहीं लगा सकते, शुड नहीं होता वहाँ पे, नॉर्मली वुड या माइट या कुड या नहीं हो सकता ना। तो ये वॉज क्यों नहीं गया, क्योंकि प्रेजेंट टेंस था। ये शुड क्यों नहीं गया, क्योंकि प्रेजेंट टेंस था। अब इज़ क्यों नहीं गया, क्योंकि आगे फ्यूचर दिखाना है, इस एक्शन के होते ही ये फ्यूचर दिखाना है, तो इसीलिए आंसर कौन बना, विल। तो इफ़ शी विन्स द मैच शी विल गेट अ लॉट ऑफ मनी, तो विल गेट, मैच जीतती है तो फिर आगे उसको खूब पैसा मिलेगा। और शी इज़ गेट तो वैसे भी गलत है, अगर आप सोचो शी इज़ गेटिंग होता, लेकिन शी इज़ गेट तो वैसे ही पॉसिबल नहीं है। तो ये था क्वेश्चन 80। अब देखिए 81 में क्या था, वॉइस। मैं हमेशा बोलती हूँ जब आपका टारगेट हो स्टेट जॉब, जब आपका टारगेट हो एसएससी का कोई भी पेपर, इवन सीडीएस के पेपर में ये वॉइस और नरेशन कंट्रीब्यूट करते हैं। कई पेपर में बहुत अच्छे से कंट्रीब्यूट करते हैं, कईयों में जैसे 1 या 2 नंबर का कंट्रीब्यूशन होता है। तो अगर 15 नंबर में या 20 नंबर में या 10 नंबर में आपको 2 नंबर पक्के पता चल रहे हैं वॉइस नरेशन, तो क्यों नहीं प्रैक्टिस करे बच्चा, है ना। तो ज़रूर प्रैक्टिस करो वॉइस नरेशन और प्रेपोजिशन जब आप एक स्टेट जॉब्स के एग्ज़ाम्स के लिए अपेयर होने जा रहे हो। तो वॉइस चेंज करने के लिए सबसे पहले मैंने आपको हमेशा सिखाया रजे कि सबसे पहले ये चेक करें कि वॉइस का एक्टिव वॉइस गिवन है कि पैसिव वॉइस गिवन है, क्योंकि तभी आप आंसर ढूंढ पाओगे। तो एक्टिव वॉइस में देखो थर्ड फॉर्म होती है, यहाँ पे थर्ड फॉर्म नहीं दिख रही, यहाँ पे डिड दिख रहा है, यहाँ पे लिसन दिख रहा है, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म दिखाई दे रही है लेकिन थर्ड फॉर्म दिखाई नहीं दे रही, तो ये लाइन पैसिव नहीं है। पैसिव में क्या होता है, हमेशा थर्ड फॉर्म। एक्टिव में फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म कोई भी हो सकता है, लेकिन पैसिव तो हमेशा थर्ड फॉर्म से बनता है। तो ये है दे डिड नॉट लिसन टू मी। अब ये कौन सा टेंस है, पास्ट। आपको फिर याद करवाऊँ, वॉइस ट्रांसफॉर्मेशन में एक्टिव से पैसिव या पैसिव से एक्टिव, जो मर्जी बना लें आप, टेंस कभी नहीं बदलना। अगर वॉइस एक्टिव पास्ट है ना, तो वॉइस का पैसिव भी पास्ट में ही जाएगा। अगर वॉइस एक्टिव टेंस में प्रेजेंट है तो आंसर भी प्रेजेंट से जाएगा। अगर फ्यूचर तो फ्यूचर ही होना चाहिए आंसर में भी। तो दे डिड नॉट लिसन टू मी, तो डिड देखते ही हमें समझ में आए ये पास्ट टेंस है। तो आई वॉज नॉट लिसन, वैसे मैं बताऊँ इन ऑप्शंस में करेक्ट आंसर है नहीं, इसका करेक्ट आंसर देखिए क्या है, आई वॉज नॉट लिसन्ड टू आना चाहिए था यहाँ पर, बाय देम।
ऑप्शन में टू आना चाहिए था जो नहीं है। फ़िलहाल के हिसाब से अगर मैं कहूँ तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन जो है वो बी जा सकता है। ऐसा आई वॉज नॉट लिसन्ड बाय देम, टू होना चाहिए था, वैसे ये भी वैलिड नहीं है। मैं तो इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट ही ना करती, क्योंकि ये कोई भी आंसर, कोई भी ऑप्शन वैलिड ही नहीं है। पर मालूम नहीं इन लोगों ने इसको आंसर बनाया कि नहीं बनाया, बट ये क्वेश्चन का आंसर ये नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर है आई वॉज नॉट लिसन टू। जो लाफ्ट वर्ब होती है उसके बाद हम एट लिखते हैं, लाफ्ट एट, वो ज़रूर होना चाहिए। लिसन वर्ब के साथ वो लिसन किसको किया, वो साउंड, वो वॉइस के लिए हमेशा टू आता है साथ में। तो आई वॉज नॉट लिसन टू बाय देम, ये होना चाहिए था आंसर। तो बट अगर इनमें से मुझे चूज़ ही करना पड़ेगा तो मैं सेकंड को चूज़ करूँगी। वैसे तो मैं इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट ही नहीं करूँगी। जहाँ लगे कि ये डिस्प्यूटेड है उसके लिए आप रिट डाल सकते हो, एक सोर्स रख कर आगे वो सोर्स में फिर कंप्लेन करवा सकते हो बाद में। तो फ़िलहाल तो ये आंसर यहाँ है नहीं, पर यहाँ टू लगा दूँ तो ये फिर वैलिड हो जाएगा, फिर ऑप्शन बी आंसर बन जाएगा। बाकी सब में प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे थर्ड फॉर्म नहीं है, इसमें भी थर्ड फॉर्म नहीं है, इसमें थर्ड फॉर्म है लेकिन आर कैसे आ गया, जब लाइन का टेंस पास्ट था तो आंसर भी पास्ट से जाना चाहिए, राइट। तो ये था हमारा क्वेश्चन 81 जो मेरे हिसाब से गलत दिया है, यहाँ पे टू होना ज़रूरी था। नेक्स्ट है 82 मेरियन की 82 नंबर पर क्या है, नरेशन सॉल्व करना है। जैसे मैंने अभी बताया आप सबको कि वॉइस में टेंस नहीं बदलता, वॉइस सेम टेंस में आंसर होता है। नरेशन में अगर रिपोर्टेड वर्ब पास्ट टेंस में है तो टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच हमेशा बदलता है। तो पास्ट में है रिपोर्टेड वर्ब तो यहाँ इज एम आर वॉज वर बन जाएगा, यहाँ पे हैज़ हैव हुआ हैड आ जाएगा, यहाँ विल होता आंसर वुड से बनता, कैन होता आंसर कुड से बनता, यानी टेंस बदल जाएगा। तो हमने देखा रिपोर्टेड लाइन क्या है, डायरेक्ट स्पीच है। कैसे पता करेंगे आप, देखिए नरेशन में इन्वर्टेड कोमा से सबसे बेहतर पता चल जाता है कौन सी स्पीच है, डायरेक्ट है। तो डायरेक्ट स्पीच में लाइन है, यानी कि डायरेक्ट को हमने इनडायरेक्ट ढूंढ के देना है। दूसरा आपने क्या चेक करना है कि इसमें प्रेजेंट है रिपोर्टेड वर्ब, पास्ट है या फ्यूचर है। तो आप देख सकते हो सेड आया ना, अगर यहाँ सेज होता, अगर यहाँ विल से होता तो ये प्रेजेंट या फ्यूचर होता, लेकिन प्रेजेंट या फ्यूचर नहीं है, रिपोर्टेड वर्ब में क्या है, पास्ट है। तो जब रिपोर्टेड वर्ब में पास्ट होगा तो फिर स्पीच जो इन्वर्टेड कोमाज में लाइन है ना, स्पीच जो इन्वर्टेड कोमाज में लाइन है उसका टेंस चेंज होगा। यानी जब मैं कहूँगी शी सेज, है ना, शी सेज, तो कोमा इन्वर्टेड कोमास बिगिन आई एम डूइंग इट। फॉर एग्जाम्पल मैं सिंपल सा लाइन ले रही हूँ ताकि मैं आपको एक छोटा बेस समझा सकूँ। ये सेज आया ना, ये इज एम आर वॉज वर नहीं बनेगा, ये इज एम आर से ही आंसर होगा। सो द आंसर विल बी शी सेज दैट, आई फर्स्ट पर्सन है, इसके हिसाब से बदलता है। पर्सन्स कैसे बदलते हैं, नरेशन चेंज करते हुए पर्सन्स बदलने के लिए आप देखो आई है, आई कौन सा पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन होता है। वी कौन सा पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन होता है। जब भी लाइन में इन्वर्टेड कोमास के बीच में अगर कहीं पे भी फर्स्ट पर्सन आया, ठीक है, वो चेंज होगा हमेशा लाइन के सब्जेक्ट के हिसाब से, कौन बोल रहा है उसके हिसाब से। तो आई, अब आई शी के हिसाब से चेंज हुआ, क्या बन गया शी। पहले आई के वजह से एम था, आई एम होता है, लेकिन शी के वजह से इज आएगा। वॉज क्यों नहीं आया, क्योंकि रिपोर्टेड वर्ब में प्रेजेंट टेंस जो है, तो शी इज डूइंग इट। इट क्यों नहीं बदला, क्योंकि थर्ड पर्सन होता है इट, ही शी इट दे, ये थर्ड पर्सन होते हैं, ये कभी चेंज नहीं होते, ये जो लिखा होता है वही नीचे आ जाता है। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से बदलता है। अगर लाइन में कहीं यू, योर, योर्स आया तो ये है सेकंड पर्सन, ये ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलता है। जो यहाँ लिखा होता है ना शी सेज टू मी, तो यू, योर, योर्स, मी के हिसाब से बदलता। अगर लाइन में कभी भी थर्ड पर्सन आया जिसमें आता है ही, है ना, जिसमें आता है ही, जिसमें आ सकता है शी, जिसमें आता है दे, जिसमें आता है इट, या कोई भी नाम यानी नाउन, ये कभी चेंज नहीं होते, ये हमेशा सेम रहते हैं। ही रहेगा, हिम रहेगा, शी रहेगा, हर होगा तो हर ही आंसर में आएगा। जैसे यहाँ पे इट था तो इट ही रहा, लेकिन आई चेंज होगा, यू चेंज होगा, वी चेंज होगा, सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा आई और वी, और ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा यू वाला मेंबर, कोई भी यू वाला मेंबर हुआ, यू, योर, योर्स, आई, मी, माई हुआ तो वो सब्जेक्ट के हिसाब से। फर्स्ट पर्सन किसके हिसाब से बदलता है, सब्जेक्ट के हिसाब से, स्पीकर के हिसाब से, बोलने वाले के हिसाब से। सेकंड पर्सन किसके हिसाब से बदलता है, ऑब्जेक्ट के हिसाब से, सुनने वाले के हिसाब से। थर्ड पर्सन नहीं बदलता, नो चेंज, नो चेंज। तो
तो ये तीनों याद रखना, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से बदलेगा, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलेगा और थर्ड पर्सन बदलेगा ही नहीं। तो ये तो चलो छोटा सा बेस था जो पता होना चाहिए। वैसे जब आप टॉपिक अटेंड करते हो तो ये सारे बेस समझाए जाते हैं, बहुत अच्छे से समझाए जाते हैं ना। तो पहला क्या देखना हमें, डायरेक्ट स्पीच है कि इनडायरेक्ट। इन्वर्टेड कोमास हुए तो डायरेक्ट स्पीच है, हमें ढूंढनी है इनडायरेक्ट। फिर दूसरा पॉइंट क्या चेक करना है, रिपोर्टेड वर्ब में कौन सा टेंस है। सेड को देख के समझ में आया, रिपोर्टेड वर्ब में पास्ट टेंस है। जब रिपोर्टेड वर्ब में पास्ट टेंस है तो स्पीच के टेंस को चेंज करेंगे हम। आप इज एम आर था, है ना, मुझे कहना चाहिए आई की वजह से एम था, तो इज एम आर चेंज हो जाएगा वॉज वर में। पहले ऑप्शन में विल है, गलत। दूसरे ऑप्शन में इज है, गलत। तो इस थर्ड और फोर्थ में वॉज है, बिल्कुल सही है ना। थर्ड और फोर्थ वॉज वाली ऑप्शन है, ये जा सकती हैं। राधा सेड दैट शी वॉज गोइंग, बिल्कुल ठीक है ना, शी वॉज गोइंग होम। नाउ क्या बना, देन। जब रिपोर्टेड वर्ब में सेड आया, पास्ट आया, तो स्पीच के सारे चेंज होंगे टेंस। इज एम आर बन गया वॉज वर, नाउ बन गया देन। नहीं घबराना। देखिए ये सारे पॉइंट्स ना, जब आप एक टॉपिक अटेंड करते हो ना, मैं तो एक क्वेश्चन सॉल्व करना सिखा रही हूँ आपको, मैं इस टॉपिक में कोई टफ नहीं है पॉइंट, बस आपको ये रियलाइज़ करवा रही हूँ। वॉइस और नरेशन दोनों बहुत आसान हैं जब आप MCQs में कर रहे हो उसको, लेकिन दोनों को सॉल्व करने के समय आपको नॉलेज चाहिए कि हाउ वी कैन एलिमिनेट द रॉन्ग ऑप्शंस। पहली दो ऑप्शंस में इज़ और विल की वजह से गलत हुआ, लास्ट ऑप्शन में नाउ को नाउ रखा इस वजह से गलत हुआ। लेकिन ये पता होने ज़रूरी है ना, अगर आपको ये पता है तो ही आप इन रॉन्ग ऑप्शंस को काटे लगा पाओगे, वरना आपके लिए हो जाएगी जर्नी टफ। तो टॉपिक अटेंड करें अच्छे से, टॉपिक समझे अच्छे से, उसके बाद एलिमिनेशन से क्वेश्चन करें, वॉइस हो चाहे नरेशन हो। ठीक है, ये था हमारा नरेशन का क्वेश्चन जिसका आंसर सी बनता है। अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, एंड दैट इज़ बेस्ड ऑन ग्रामर। देखिए कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जो सिर्फ स्टेट बता सकती हैं, जो स्टेटिव वर्ब्स बोलते हैं, जिनको हम ना, जो होना, मौजूदगी है, कोई चीज़ है या कोई चीज़ था, ऐसा कुछ बता सकती है। तो जैसे हम नो वर्ब कहते हैं, नो, तो नो वर्ब का मतलब है जानना, है ना, नो वर्ब का मतलब है जानना। इसका सेकंड फॉर्म होता है न्यू, इसका थर्ड फॉर्म होता है नॉन। तो जैसे हम कहेंगे आई एम नोइंग हर, गलत, आई नो हर, या तो आप उसको जानते हो, आई डोंट नो हर, या आप उसको नहीं जानते हो। तो नो होता है, न्यू होता है, नॉन होता है। लेकिन नोइंग क्यों नहीं होता, because this is not a kind of action in which we start it at a certain time or we end it at another certain time। ऐसा काम नहीं है जिसको हम एक खास मोमेंट पर से शुरू कर दूसरे किसी खास मोमेंट पे जाके ख़त्म कर दें इसको, है ना। तो कुछ वर्ब्स ऐसी होती है जिसे हम डूइंग क्यों बोल पाते हैं, क्योंकि डू मतलब शुरू करता है, काम शुरू किया तो डू, तो डूइंग मतलब अंडर प्रोग्रेस है, अभी चल रहा है, ख़त्म होने वाला है, ख़त्म हुआ नहीं है, ये है ना डूइंग। प्रोग्रेसिव वर्ब का मतलब क्या है, आईएनजी वर्ब। आईएनजी वर्ब का मतलब क्या है कि काम के बीच में हो आप, अभी काम अभी कुछ हुआ और कुछ अभी काम अनडन है, काम अभी कुछ रहता है, ये है प्रोग्रेसिव वर्ब। तो नो, या तो हम किसी को जानते हैं या हम किसी को जानते थे, हम किसी को जान रहे हैं, कैन नॉट बी रिटन, है ना, ये नहीं हो सकता। तो अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, जो मैंने हल्का सा स्टोरी सुनाया आपको नो का। उसमें देखिए पहला, री राइट द फॉलोइंग बाय यूजिंग द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसने तो बोला है प्रेजेंट परफेक्ट बनाओ। यहाँ पर आप प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर क्या लगता है, हैज़ या हैव में से एक ऑप्शन लगता है, जैसा आपका सब्जेक्ट हो, सिंगुलर हुआ तो हैज़ लगेगा, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल या आई हुआ तो हैव लगेगा। बस ऐसे याद रख लो, आई एक सिंगल है जिसके साथ हैव आता है, बाकी किसी सिंगल के साथ हैव नहीं आता। सिंगल सब्जेक्ट के साथ में हैज़ आता है और प्लूरल या आई के साथ में हैव आता है। ठीक है, सो आई हैव, यू हैव, दे हैव, वी हैव, ऑल ऑफ अस हैव, शी हैज़, ही हैज़, राम हैज़, इट हैज़, अ बुक हैज़। तो ये सिंगुलर वर्ब है, एस वाली वर्ब सिंगल होती है, याद रखना, मैं से भी याद करवाती हूँ। अब वो कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट बनाओ यहाँ पर, वी डैश ईच अदर फॉर द पास्ट 10 years। तो आप ये नहीं सोचो कि 10 सालों से काम चल रहा है तो हम बीन नोइंग लगाएं, नहीं लगा सकते। वैसे तो उसने बोला है प्रेजेंट परफेक्ट बनाओ, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बोला ही नहीं उसने, सबसे अच्छी बात है। लेकिन शी हैज़ बिन नोइंग मी कभी भी नहीं होगा, आई हैव बिन नोइंग यू कभी भी नहीं होगा। नोइंग वर्ब कैसे नहीं होगा, क्योंकि नोइंग वर्ब या तो हम जानते हैं या हम जानते थे बट हम जान रहे हैं, ऐसा नहीं पॉसिबल। तो नोइंग वर्ब नहीं हो सकता। वैसे भी आंसर कौन है, आई हैव नॉन। हैड नॉन क्यों नहीं किया हमने, क्योंकि आपने ये नहीं कहा कि मैं इस काम से पहले उसको जान चुका था, इस काम से पहले ऐसा हो चुका था। कहीं से भी लाइन में ऐसा कुछ नहीं दिखाया ये किसी पास्ट के एक्सप्रेशन को डील कर रहे हो, नहीं। आप कह रहे हो पिछले 10 साल से स्टिल यू नो द पर्सन। तो आई हैव नॉन वी हैव नॉन ईच अदर
फॉर द पास्ट 10 ईयर्स, 10 सालों से हम एक दूसरे को जानते हैं। 10 साल पुरानी बात नहीं बताई, 10 साल से आप एक दूसरे की नॉलेज में हैं, ये बताया। हम अगर कहेंगे ना 10 ईयर्स अगो, तो वो पास्ट है, 10 साल पहले हुई एक घटना है। हम कह रहे हैं 10 साल से, पहले साल से लेके 10वें साल तक जान ही रहे हो आप उसको, वो आपके नॉन ही हैं अभी तक। तो वी हैव नॉन ईच अदर फॉर द पास्ट 10 ईयर्स, राइट। तो 10 ईयर्स अगो अलग है, पास्ट 10 ईयर्स अगो, फॉर पास्ट 10 ईयर्स अगो, सॉरी फॉर पास्ट 10 ईयर्स अलग है। तो 10 ईयर्स अगो मतलब वी डिक्लेयर समथिंग डन इन बिफोर 10 साल, तो वहाँ पे 10 ईयर्स अगो कहते हैं, समझ रहे हो। अगो मतलब 10 साल पहले हुआ। कौन सी वर्ब से बनेगा ये? सेकेंड फॉर्म से बनेगा ना ये। लेकिन हम कह रहे हैं फॉर पास्ट 10 ईयर्स, 10 सालों से। तो 10 सालों से नॉलेज में है, 10 साल पहले नहीं। आई होप समझ आया हो। हैव नॉन। नेक्स्ट इज based on grammar again. So fill in the blank with a suitable word from the given options. जो 4 options given है ना, इनमें से कोई एक option choose करना for the blank. पहला रूल नंबर 1, मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स क्या है? मॉडल वर्ब्स वो वर्ब्स हैं जो मूड बताती हैं, यानी कैन मूड ऑफ एबिलिटी, मे मूड ऑफ पॉसिबिलिटी, विल फ्यूचर, शेल फ्यूचर। तो कैन प्रेजेंट में, कुड पास्ट में, विल प्रेजेंट का फ्यूचर और वुड पास्ट का फ्यूचर, मे प्रेजेंट की पॉसिबिलिटी और माइट हेल्प कर सकता है टू क्रिएट पास्ट पॉसिबिलिटी। ये एक टॉपिक है मॉडल वर्ब्स, वर्ब फैमिली का थर्ड मेंबर कहती हूँ मैं इसको। इसमें हम लोग मूड को डील करना सीखते हैं, एक्सप्रेशन, मूड का एक्सप्रेशन डील करना सीखते हैं। तो मैंने जो छोटे छोटे 3 पॉइंट्स बताए ना, कैन एबिलिटी, कुड पास्ट एबिलिटी, मे पॉसिबिलिटी, माइट पास्ट पॉसिबिलिटी, विल प्रेजेंट टेंस के आगे होने वाली कोई घटना, फ्यूचर ऑफ प्रेजेंट, और वुड पास्ट टेंस का कमिंग एपिसोड यानी फ्यूचर ऑफ पास्ट कह सकते हैं। तो ये मॉडल वर्ब का टॉपिक का सबसे पहला रूल जो मैं सिखाती हूँ वो क्या है, किसी भी मॉडल वर्ब के बाद हम कभी भी कौन सी वर्ब लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म। देखो ये छोटा सा रूल जो मैं हमेशा टॉपिक का पहला, मेरा इन्फॉर्मेशन यही होता है कि मॉडल वर्ब्स के पीछे अगर वर्ब लगती है तो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लगती है। कैन डू, देखिए मॉडल वर्ब है, कैन डू आप सही मानो, कैन डिड नहीं, गलत, कैन डन नहीं, गलत, कैन डूइंग नहीं, ये भी गलत। तो जब भी एक मॉडल वर्ब आएगा उसके बाद सेकंड, थर्ड या आईएनजी वर्ब नहीं, हमेशा कौन, फर्स्ट फॉर्म। आधी स्टोरी यहाँ समझ आ गई। तो ये एक ऑप्शन कटी यहाँ से, ब्रोक कट गया, जिसको टिक लगाया बच्चे ने। सो ब्रोक कट गया क्योंकि कैन के साथ तो ब्रोक आ ही नहीं सकता, कैन के इमीडिएट बाद लगाना है, इमीडिएट बाद ही है ना, कोई बी नहीं है बीच में, कोई और ऑक्सिलरी नहीं है बीच में। कैन यू ब्रेक दिस स्टिक, कैन यू ब्रेक, यानी सीधा करो लाइन को, यू कैन ब्रेक, कैन ब्रोक नहीं, तो कैन के बाद कभी सेकंड फॉर्म नहीं। तो ये ऑप्शन तो इस बेसिस पे गया। तो ब्रेक की स्पेलिंग क्या होनी चाहिए, ये तो वैसे ही नहीं स्पेलिंग मैच कर रहा है, ब्लीक है ना, हमें ब्रेक चाहिए, BREAK, वर्ब चाहिए, BRAKE नहीं, वो नाउन होता है। वो जो ब्रेक जिसको आप प्रेस करते हो तो गाड़ी हॉल्ट पे आ जाती है, रुक जाती है, वो ब्रेक वो है BRAKE वाला, हमें वो नहीं चाहिए, हमें चाहिए वर्ब। तो इसी वजह से फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जाएगा जो कि है ब्रेक। सो कैन यू ब्रेक दिस स्टिक, सिंपल था, लेकिन जिसको पता नहीं होगी सब पॉइंट्स वो पक्का फंसेंगे। जैसे ये बच्चा भी देखा आपने, ब्रोक को टिक किया, इस बच्चे ने ब्रोक को टिक नहीं कर सकते क्योंकि कैन के साथ वी कैन ओनली यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ब्रोक तो कभी भी नहीं आ सकता ना, नो एक्सेप्शन। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट 85th पे क्या है, वोकैबुलरी से जुड़ा क्वेश्चन है, ईडियम्स एंड फ्रेजेस। मैंने आपको हमेशा देखो गाइड किया, मैं सिर्फ मोटिवेट कर सकती हूँ ना, क्लास में होंगे तो मैं लर्न भी करवाऊँ, लेकिन यहाँ पे तो मैं सिर्फ मोटिवेट ही कर सकती हूँ ना। आप वोकैबुलरी का लिस्ट रोज़ कंटिन्यू करो, रोज़ आप 5 सिनोनियम्स पढ़ो, नहीं 5 पढ़ सकते, टाइम टेबल मैनेज नहीं हो रहा है तो 3 पढ़ो, 3 सिनोनियम्स, 3 एंटोनियम्स, 3 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, 3 ईडियम्स एंड फ्रेजेस, तीनों पढ़े, चारों टॉपिक 3-3 बार, 3-3 टॉपिक, 3-3 वर्ड्स पढ़े। सेकेंड डे पर 1 to 6 पढ़ो, यानी पिछले वाले तीनों रिवाइज करो और नेक्स्ट 3 लर्न करो। देखो ये फॉर्मूला मैं आपको हर वीडियो में गाइड करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है जो भी बच्चा फर्स्ट टाइम भी देख रहा होगा ना वीडियो, उसको भी समझाया जाए कि हाँ आप पहले पिछले वाले रिवाइज करो वोकैबुलरी के मेंबर्स को, फिर अगले और आगे पढ़ो। जब तक आप पिछले रिवाइज नहीं करोगे बच्चे तो आपको वोकैबुलरी याद नहीं होगी। वैसे तो ये ईडियम इतना आसान था, एन एप्पल ऑफ वन्स आई हमारे स्कूल कॉलेज के सिलेबस में भी आ चुका होता है,
फिर भी कई बार ये नहीं पता होता है, तो आप उसको कैसे ओवरकम करोगे? आप उसको डेली पढ़ो। अब कुछ बच्चों का ये मानना है कि वोकैबुलरी तो बहुत वास्ट है, कितना का पढ़ेंगे, कितना का ढूंढेंगे, हम नहीं करेंगे, है ना, गिव अप कर दिया। अब ऐसा गिव अप कौन करेगा? बहुत सारे बच्चे करेंगे। तो हम उन बहुत सारे जैसों ही तो हो गए, हम में और उनमें फ़र्क क्या रह गया? तो अगर आपको पेपर क्लियर करने का ज़ील है, अगर आपको पेपर क्लियर करने की इच्छा, जॉब हाथ में चाहिए, तो ये वो चीज़ें भी करनी पड़ेंगी ना आपको जो सारे बच्चे छोड़ जाते हैं, जो नॉर्मली जनरली बच्चे स्किप करते हैं। तो हम वोकैबुलरी नहीं छोड़ेंगे, राइट? तो 1 to 3 चारों चीज़ें पढ़ी आपने, और नेक्स्ट डे 1 to 6 चारों चीज़ें पढ़ी आपने, उससे नेक्स्ट डे 1 to 9 चारों पढ़ी। तो पिछली रिकैप करना इज़ नॉलेज। आप खुद मुझे एक दिन कह सकते हो आके कि हाँ हमें ये सही लगा, आप खुद ये चीज़ जान जाओगे, हफ्ता भर करके देख लो आप, है ना। तो एप्पल ऑफ वन's आई मीन्स आपको हिंदी का याद है, आँखों का तारा। तो आँखों का तारा किसके लिए होता है? चीप थिंग के लिए नहीं। राम अपनी माता पिता की आँखों का तारा है, बच्चा अपने माता पिता की आँखों का तारा है, तो बच्चा चीप थिंग थोड़ी है। तो पहला गया, फ्रूट नहीं कह रहे हम लोग, बच्चा उन्हीं का, लेकिन फ्रूट नहीं है वो उसका, है ना। तो आई फ्लू तो बिल्कुल भी नहीं, भी आँखों में आई फ्लू हो गया, कितना फ़नी सा ऑप्शन है। तो आप देखते ही आप क्रॉस कर दोगे। वैल्यूएबल थिंग को बोलते हैं, प्रीशियस को बोलते हैं, लवेबल को बोलते हैं, वन हु इज़ वेरी क्लोज टू योर हार्ट उसको बोलते हैं। तो आंसर इज़, ये इस बच्चे का सही है, वैल्यूएबल थिंग। तो एलिमिनेशन से भी पहुंच जाओगे, अगर आपको थोड़ा सा मीनिंग पता होगा ना रजे, तो आप कट करके भी आंसर तक पहुंच जाओगे। तो ये था हमारा ईडियम्स का एक क्वेश्चन। और अब आते हैं नेक्स्ट पर, ये है वोकैबुलरी, जिसमें हमने क्या ढूंढना है? ऑपोजिट ढूंढना है। ये ज़रूर चेक करना है, वोकैबुलरी में सिनोनिम ढूंढना है या फिर इंटोनिम, मतलब कि सिमिलर ढूंढना है या तो फिर ऑपोजिट, ये ज़रूर चेक करना है, ठीक है। तो देखो, डीप होता है गहरा, है ना, डीप होता है गहरा। तो गहरा का सिमिलर कौन होगा? जो डीप जो होता है गहरा, इसका सिमिलर कौन होगा? आप खुद से दिमाग लगाओ। 4 ऑप्शंस आपके पास पड़ी है ना, चारों में से कौन सा ऑप्शन इसका वैलिड आंसर? सो डीप होता है गहरा। तो आप देखो, होलो, प्रोफाउंड, शैलो, विलो तो देखो पहले कट कर दो, ये तो पेड़ों से मिला जुला सा वर्ड है, इसका तो इस ऑप्शन से, इस क्वेश्चन से ही कोई लेना देना नहीं है। बाकी ऑप्शंस में देखो, होलो क्या होता है? जब आप ये कहना, प्रोफाउंड क्या होता है, पहले मैं इसको बताऊं। प्रोफाउंड क्या होता है? डीप, लेकिन किस वे में डीप? दिल की गहराइयाँ, इमोशन की गहराइयाँ, उस वे में डीप जाता है ना। लेकिन ये होलो भी डीप होता है, तो दोनों सिमिलर हो गए ना। अगर यहाँ ऑपोजिट की जगह सिमिलर लिखा होता तो मैं जा सकती थी ए ऑप्शन के साथ भी, फिर भी, लेकिन हमें ढूंढना है ऑपोजिट। तो कौन जाएगा? शैलो, यानी कि लेस, कम गहरा, यानी कि वो डीप ज़्यादा गहरा, ये लिटिल इन डेप्थ, मतलब इन डेप्थ लिटिल वे में, थोड़े कम वे में। तो डीप का ऑपोजिट है सी ऑप्शन, जो हमें मार्क करना है, जो टफ तो नहीं था, आसानी था। 87th में है वेकेंट का भी हमें कौन सा ऑप्शन मार्क करना है? जो क्या हो? सेम मीनिंग, यानी सिमिलर, यानी सिनोनिम जिसको बोल सकते हैं। तो वेकेंट का मतलब होता है खाली, वेकेशन नहीं है वो, इसी का नाउन है। वेकेंट का मतलब होता है खाली, ये इसका आंसर नहीं बनेगा। इसका ऑपोजिट होता फुल होता, तो ये नहीं जा सकता, है ना, ये नहीं जा सकता। डेकोरेटिव तो क्या मैच ही नहीं कर रहा ना, वेकेंट का डेकोरेटिव तो कोई मीनिंग ही नहीं मैच कर रहा। सो द आंसर इज एम्प्टी। सिमिलर ढूंढना है, खाली मीन करना है, छुट्टी नहीं मीन करना। तो वेकेशन तो छुट्टी को कह देगा, हमें वेकेंट चाहिए, खाली चाहिए, तो वो है आंसर डी हमारा। तो ये था हमारा पेपर, जिसमें हमने क्या सीखा कि ग्रामर आता है, वोकैब आता है अच्छा खासा। तो हम अगर छोटे छोटे पॉइंट्स भी लर्न कर लेंगे ना, देखो इस पेपर को बहुत आराम से डील कर पाओगे। लेकिन अगर पढ़ाई कुछ नहीं होगा तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन लर्निंग मीन्स कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप पढ़ना चाह रहे हो, आप चाह रहे हो कि कोई हमें गाइड कर दे, कोई हमें सिखा दे, टॉपिक सिखा दे, और फिर हम अपने टॉपिक को रिहर्सल करें और हमें टाइमली गाइड करता रहे टीचर। तो आप एक टीचर से पढ़ना चाह रहे हो, ऑफलाइन कोचिंग में इंटरेस्टेड हैं अगर आप, तो मैं आपको इसी चीज़ के लिए गाइड कर रही हूँ कि आप यहाँ कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। हमारा जो कोर्स रहता है, हमारा कोर्स का ड्यूरेशन है 4 to 5 मंथ्स में कोर्स कवर होता है। आप नॉलेज गेन कर लोगे, सब सब्जेक्ट से जुड़ी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी और बेस से बताया जाएगा। और डेली का जो शेड्यूल रहेगा वो 3 से 4 घंटे रोज़ क्लासेस होंगी। इसमें 3 या 4 टॉपिक, 3 टॉपिक तो 3 सब्जेक्ट तो रोज़ कवर होंगे। डेली पढ़ाई, डेली हर्डल्स फेस करोगे, एक्सरसाइज हमारी बुक्स में है वो सॉल्व करोगे आप, तो धीरे धीरे नॉलेज बढ़ना शुरू होगा। तो स्टडी मटेरियल, मॉक वगैरह सब यहीं से मिलेंगे आपको, और मॉक टेस्ट होता रहेगा आपका टाइमली, वीकली, जो भी आपको गाइड किया जाएगा क्लासेस में। और जब आप इतनी मेहनत करेंगे तो रिजल्ट्स ऑब्वियसली बेस्ट लेकर आएंगे। आप खुद से पढ़ोगे, बहुत हार्ड होगा, स्ट्रगलिंग होगा,
टीचर की गाइडेंस के अकॉर्डिंग परफॉर्म करोगे, कुछ रास्ते आसान भी होंगे, चीज़ें समझ में आएंगी, आराम से कर पाओगे, स्टेबल माइंड से कर पाओगे। तो अगर आपके पास टाइम है तो ये सबसे अच्छा डिसीज़न है ऑफलाइन कोचिंग। तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। अच्छा, जैसे आपने हमारे यहाँ ऑफलाइन बैच में ज्वाइन किया तो वीडियो का हमारा जो ऐप है ना, जो हमारा, उसमें हमारी रिकॉर्डेड वीडियोज़ हैं। जैसे कई बार बच्चे का कोई क्लास में टॉपिक मिस हो गया या उसको एक टॉपिक का रीकैप चाहिए, तो सेम टॉपिक का वीडियो, रिकॉर्डेड वीडियोस हमारी ऐप में पड़ा है। तो एप्लीकेशन को डाउनलोड करवाया जाएगा, आपको उसका एक्सेस दे दिया जाएगा, जहाँ जो टॉपिक मिस हुआ, जो आपको क्वेरी चाहिए, आप उधर से भी सॉल्व कर सकते हो। अदरवाइज़ हमारे क्लास जो टीचर पढ़ा रहा है आपको, अपने डाउट्स और अपनी प्रॉब्लम्स आप उधर से भी क्लैरिफाई कर सकते हो, उनसे भी समझ सकते हो। फिर जब आप यहाँ एक बार एनरोल हो जाते हो तो आपको ग्रीन कार्ड मिल जाता है, लाइफ टाइम मेंबरशिप हो जाती है। जब तक आपका जॉब नहीं लग जाएगा, आपका प्रीलिम्स का पेपर हो, आपका मेंस का पेपर हो, आपका इंटरव्यू हो, सब ब्राइट एकेडमी की तरफ से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सेम अमाउंट जो आपसे लिया जाएगा ऑन द वेरी फर्स्ट डे, उसमें ही सब कुछ कवर होगा, ठीक है। और उसके बाद अगर आपको कोई और इंक्वायरी चाहिए, कोई और बातचीत करनी है, अपनी क्लैरिटी करनी है, अपने काउंसलर से बात करनी है जो हमारे यहाँ डील करते हैं, आपको डिटेल देंगे, तो नंबर है देखिए 9988844200। इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप ऑफलाइन कोर्स की जानकारी तो ले ही सकते हैं। साथ ही साथ जो बच्चा कहीं जॉब करता है या मीन्स बिज़ी है या नहीं आ सकता है, तो वो हमारा ऑनलाइन कोर्स भी कर सकता है। ऑनलाइन कोर्स का मतलब क्या है? रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगी आपको, तो आपको रिकॉर्डेड मटेरियल मिलेगा लेकिन लाइव क्लासेस नहीं होंगी। तो वीडियो कोर्स का आप परचेज़ कर सकते हो यहाँ पे वीडियो कोर्स, जिसमें सिलेबस 0 to 100 कवर होगा, फुल सिलेबस कवर होगा। 500 प्लस वीडियोज़ हैं, देखिए हर सब्जेक्ट से रिलेटेड 500 प्लस वीडियोज़ हैं। नोट्स मटीरियल भी अवेलेबल है PDF की फॉर्म में। अगर आपको विश्वास करना है कि ये वीडियो कोर्स हमें फ़ायदेमंद है या नहीं है, तो आप इसमें डेमो वीडियो है, पहले आप ऐप डाउनलोड कर लेना अपने फ़ोन में, फिर हमारी डेमो वीडियोस को देखकर आपको आइडिया लग जाएगा कि ये कोर्स आपके लिए फ़ायदेमंद है कि नहीं है ना। तो आप वो डेमो वीडियो देखने के बाद परचेज़ कर सकते हो, और क्विज़ और मॉक टेस्ट आपके कोर्स के अकॉर्डिंग आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, और वॉच एक बार से ज़्यादा आप वीडियो को वॉच कर सकते हो। और इस वीडियो कोर्स का वैलिडिटी है जो कि है 1 ईयर का, ठीक है। तो अगर कोई डिटेल चाहिए, कोई डिस्कशन चाह रहे हो, कोई डाउट क्लैरिफाई करना चाह रहे हो, तो सेम नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो 9988844200। और जो बच्चा वीडियो कोर्स या ऑफलाइन कोर्स के अलावा वो स्टडी मटेरियल चाहता है, वो नहीं चाहता वीडियो कोर्स या ऑफलाइन कोर्स, क्योंकि उसका ऑलरेडी नॉलेज अच्छा है, जो भी है रीज़न, उसको मटेरियल चाहिए सिर्फ अपना, तो मटेरियल के लिए भी वी हैव प्रोविज़न कि आप यहाँ से मटेरियल परचेज़ कर सकते हो। इंग्लिश मीडियम में होंगे सारे नोट्स, और जो कॉस्ट करेगा मटेरियल वो है 4000, और सिलेबस 0 to 100 कवर करेगा, सारे टॉपिक्स कवर करेगा, सारे सब्जेक्ट्स कवर करेगा। नोट्स इंग्लिश मीडियम में होंगे। ऐप में जो भी कोर्स आपने परचेज़ किया नोट्स में, उसके फ्री कह लीजिए मॉक टेस्ट आपको ऐप में मिल जाएंगे। अगेन द नंबर इज सेम 9988442200, मतलब 9988442200। इस नंबर पे कॉल करके आप किसी भी तरह की इंक्वायरी है वो आप कर सकते हो। व्हाट्सएप करके भी आप इंक्वायरी कर सकते हो, जो आपको सही लगे आपको आंसर किया जाएगा, ठीक है। सो ये था हमारी तरफ से आज का पेपर, जो कि आप देख ही चुके हो। पंजाब पटवारी का पेपर हुआ और ग्रामर आया, वोकैबुलरी आया। इसी तरह से हम एक और पेपर लेकर नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, और तब तक के लिए आप पढ़िए, स्ट्रगल कर रहे हो बहुत, मुझे पता है मेहनत कर रहे हो, इतनी मेहनत डट के करो कि आप पेपर जल्दी से जल्दी क्लियर करो, अपना रिजल्ट बनाओ, ठीक है। आई होप ये वीडियोज़ आपके लिए फ़ायदेमंद हो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।